भारत के संविधान में मदरसा शब्द कहीं है ही नहीं। अगर मुझे कोई भारत के संविधान में एक बार मदरसा दिखा दे, मैं आजीवन सामाजिक जीवन से बाहर हो जाऊंगा, वकालत छोड़ दूंगा और घर में बैठ जाऊंगा, किसी को चेहरा नहीं दिखाऊंगा। मदरसा लिखा नहीं है, सरकारों ने मदरसा बोर्ड बना दिया। सरकारें मदरसे की डिग्री को वैलिड कर रही हैं, मदरसे की डिग्री के आधार पर सरकारी नौकरियां बंट रही हैं, और मदरसा संविधान इजाजत ही नहीं देता। आर्टिकल 27, सबके पास गूगल है, सबके पास व्हाट्सएप है, मेरे कार्यक्रम के बाद एक बार गूगल करके पढ़ना। आर्टिकल 27 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार 1 रुपए खर्च नहीं करेगी। याद रखिएगा, धर्म अलग होता है, मजहब अलग होता है। इसमें मेरी अलग PIL चल रही है। धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है, इसलिए धर्म को रिलीजन मत समझिए, रिलीजन को धर्म मत समझिए। सनातन धर्म है और जो विदेशी पंथ है वो मजहब है, वो रिलीजन है। सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जननी जन्मभूमिष्ठ की बात करता है, सबका साथ सबका विकास की बात करता है, सर्वे भवन सुखिनः की बात करता है। और जो मजहब होता है, जो पंथ होता है, खासतौर पर जो विदेशी मजहब है, वो कह रहा है एको हम द्वितीयो नास्ति, हमारे में आ जाओ तो ठीक पाक, और हमारे में नहीं आए तो नापाक। तो धर्म और रिलीजन में अंतर है। आर्टिकल 27 ये कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए सरकार 1 रुपए खर्च नहीं करेगी। मुझे आप बताइए, मदरसों में वसुधैव कुटुंबकम प्रमोट हो रहा है या मजहब प्रमोट हो रहा है? जोर से बोलिए जरा। मजहब प्रमोट हो रहा है। आर्टिकल 28 कहता है कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या सरकार द्वारा फंडेड स्कूल में कोई मजहबी तालीम नहीं होगी, रिलीजियस टीचिंग नहीं होगी। और मदरसों में रिलीजियस टीचिंग होती है कि नहीं? जोर से बोलिए। कॉन्वेंट स्कूलों में रिलीजियस टीचिंग होती कि नहीं? मॉन्टेसरी स्कूलों में रिलीजियस टीचर होती है नहीं? और आर्टिकल 30 जिसके नाम पे मदरसे चल रहे हैं, वहां यह लिखा हुआ है कि भारत के सभी नागरिकों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। इसका मतलब आप लॉ कॉलेज खोल सकते हो, सेकुलर इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकते हो, मेडिकल कॉलेज खोल सकते हो, लॉ कॉलेज खोल सकते हो, BEd कॉलेज खोल सकते हो, सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, मजहबी तालीम सेंटर नहीं खोल सकते। और मदरसा सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, मदरसा मजहबी तालीम सेंटर है। इसीलिए मैंने इसको कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। ये मदरसा बंद हो, ये मिशनरी स्कूल बंद हो, ये 65 तरीके के एजुकेशन बोर्ड बंद हो, भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड हो, 1 नेशन 1 सिलेबस हो, 1 नेशन 1 करिकुलम हो। जैसे केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस पूरे देश का एक होता है, नवोदय स्कूल का सिलेबस पूरे देश का एक होता है, वैसे ही सिलेबस और करिकुलम कॉमन होना चाहिए। अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़े, कर्नाटक वाले कन्नड़ में पढ़े, तमिलनाडु वाले तमिल में पढ़े, बंगाल वाले बंगाली में पढ़े, गुजरात वाले गुजराती में पढ़े, लेकिन सिलेबस और करिकुलम अलग अलग क्यों होना चाहिए? सारे लोग आप बताइए, सब लोग पढ़े लिखे हैं, मैथ का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। हो सकता है। मैथ अलग अलग क्यों पढ़ाना? फिजिक्स का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? अलग अलग क्यों पढ़ाना? केमिस्ट्री का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? जूलॉजी का सिलेबस पूरा एक हो सकता है कि नहीं? बॉटनी का सिलेबस एक हो सकता है कि नहीं? लिटरेचर का सिलेबस एक हो सकता है। अगर 10 विषय पढ़ाना है तो 7 विषय कॉमन हो सकते हैं और 3 विषय राज्यों पे दे दीजिए। कर्नाटक अपनी लोकल लैंग्वेज पढ़ाएगा, लोकल संस्कृति को पढ़ाएगा, अपनी लोकल भाषा को पढ़ाएगा, अपने लोकल जो महापुरुष हैं, स्थानीय महापुरुष, उनको पढ़ाएगा, स्थानीय संतों को पढ़ाएगा, स्थानीय ऋषियों महर्षियों को पढ़ाएगा। जो भी अपने उस राज्य के लोकल लोग हैं उनके लिए 3 किताब अलग से चलती रहेगी, बाकी 7 किताबें तो कॉमन हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती? अगर ये मदरसे बंद नहीं हुए, ये मिशनरी स्कूल बंद नहीं हुए, तो धर्मांतरण नहीं रुकेगा। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एजुकेशन कम दे रहे हैं, तालीम कम दे रहे हैं, धर्मांतरण को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। अगर ये वक्फ बोर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा, मुझे पता चला आपके बिदर में भी किसानों की जमीन या कुछ लोगों की जमीन वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया था। किया था सर? आपके यहां हुआ ना? हुआ 1300 एकड़। हाँ, मैंने सन 2000 में इसको कानून को चैलेंज किया था, वक्फ एक्ट को। आपको जान के आश्चर्य होगा, भारत के संविधान में WAQF नाम का शब्द ही नहीं है। भारत के संविधान में वक्फ नाम का शब्द ही नहीं है। वक्फ बोर्ड तो बहुत दूर की बात है, वक्फ ट्रिब्यूनल तो बहुत दूर की बात। वक्फ का मतलब
दान, तो दान तो हिंदू भी करते हैं, जैन भी करते हैं, बौद्ध भी करते हैं, सिख भी करते हैं। और जब दान सब करते हैं तो एक कम्युनिटी के लिए अलग से वक्फ बोर्ड क्यों? सबके लिए एक कानून होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, एक होना चाहिए। जोर से बोलिए जरा। मैं मंच से पूछता हूं, दान अपना सामान करते हैं या दूसरे का? अपना करते। अगर पैसा दान करना है तो अपने जेब से निकाल के दान करेंगे या दूसरों की पॉकेट मार के करेंगे? जोर से बोलिए जरा। अपना। अगर कपड़ा दान करना है तो अपना कपड़ा दान करेंगे खरीद के, या दूसरों का अटैची चोरी करके कर देंगे? अगर कहीं एम्बुलेंस दान करना है, अपने पैसे से एम्बुलेंस खरीद के दान करेंगे, किसी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस चुरा के वहां दान कर देंगे? अपना। और जमीन दान करना है, अपनी जमीन दान करेंगे या पड़ोसी मोहल्ले वालों की? जोर से बोलिए जरा। अपनी। दान तो अपना सामान होता है ना, जो ईमानदारी से कमाई हो, मेहनत से कमाया हो, वही दान होता है, या दूसरों का दान होता है? अपना। अगर जमीन अपनी दान होती है तो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी, खिलजी और टीपू सुल्तान को वक्फ का अधिकार था क्या? जोर से बोलिए जरा। ना उनकी कोई पुश्तैनी जमीन, ना उन्होंने यहां कोई कमाया, ना कोई ईमानदारी से मेहनत से कोई उन्होंने जमीन इकट्ठा किया। और जब विदेशी आक्रांताओं को वक्फ का अधिकार नहीं, तो उनके नवाबों को, उनको निजामों को, उनके रजाकारों को, उनके जमींदारों का, उनको चौकीदारों को वक्फ का अधिकार कैसे हो गया? हो सकता है क्या? नहीं। पहला कानून 1913 में बना वक्फ का, जिन्ना ने बनवाया अंग्रेजों से कहके, और 1913 वाला कानून चला 1953 तक। 40 साल वो कानून चला। 40 साल के बाद सर्वे हुआ भारत में कि कुल कितनी प्रॉपर्टी है, तो पता चला 50,000 एकड़ है। उसके बाद कानून बना 1954 में, उसके बाद उसको बदला गया 67 में, फिर बदला गया उसको 74 में, फिर बदला गया 86 में, फिर बदला गया 1995 में, और फिर बदला गया 2013 में। और ऐसा बदलाव किया कि जो 1953 में 50,000 एकड़ जमीन थी, वो बढ़ते 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 40 लाख एकड़ हो गई। 50,000 एकड़ जमीन कितनी हो गई? जोर से बोलिए। 40 लाख। 80 गुना बढ़ गई। सवाल ये, जमीन थी किसकी? जमीन तो वही दान करेगा जिसकी जमीन होगी। सच्चर कमेटी कहती है कि मुस्लिम बड़े गरीब हैं। हम भी मानते हैं सच्चर कमेटी सही कह रही है। वास्तव में मुस्लिम गरीब थे। क्यों? क्योंकि जो सक्षम थे, जो जजिया दे पाए, वो कन्वर्ट नहीं हुए। जो जजिया नहीं दे पाए, टैक्स नहीं दे पाए, वो बेचारे कन्वर्ट हो गए। तो हमारे हिंदुओं में ही जो गरीब थे, ट्राइबल थे, आदिवासी थे, नाई थे, धोबी थे, कुम्हार थे, हरिजन थे, जो सक्षम नहीं थे, जो तलवार से डर गए या जजिया नहीं दे पाए, वो कन्वर्ट हो गए। तो जब इतने वो गरीब थे कि टैक्स नहीं दे पाए, तो कन्वर्ट होने के बाद इतने कैसे अमीर हो गए कि एकड़ की एकड़ जमीन दान करना शुरू कर दिया। और अगर किसी ने दान किया है तो कागज दिखाने में क्या दिक्कत है? पूरे देश में अग्रवाल धर्मशाला बनी हुई है, सारे अग्रवाल कागज दिखाते हैं। पूरे देश में मारवाड़ी धर्मशाला बनी है, मारवाड़ी कागज दिखा रहे। पूरे देश में जैन धर्मशाला है, जैन अपना कागज दिखाने के लिए तैयार है। पूरे देश में पटेलों का अपना धर्मशाला बनी है, पटेल दिखाने के लिए तैयार है। खत्री धर्मशाला, वो अपना कागज दिखाने के लिए तैयार है। हम लोगों ने अयोध्या का मुकदमा लड़ा, अपना कागज दिखाया। हम काशी का मुकदमा लड़ रहे हैं, मथुरा का मुकदमा लड़ रहे हैं, भद्रकाली का मुकदमा लड़ रहे हैं, भोजशाला का मुकदमा लड़ रहे हैं, अटाला का मुकदमा लड़ रहे हैं, संभल का मुकदमा लड़ रहे हैं, वहां पे भी कागज दिखा रहे हैं। अगर हम 4000 साल, 3000 साल, 2000 साल पुराना कागज दिखा सकते हैं, तो 200 साल पुराना कागज दिखाने में क्या दिक्कत है? दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। दिखाना चाहिए कि नहीं? माताओं की आवाज नहीं आ रही। कागज दिखना चाहिए कि नहीं? ऑडिट होना चाहिए कि नहीं? मैं कई बार पब्लिकली पूछ चुका कि चलो 50,000 एकड़ जो गुलामी वाली थी उसको छोड़ देते, लेकिन जो 40 लाख एकड़ अब हो गई है, इसका कागज तो दिखाओ जो आजादी के बाद बढ़ी है। आज तक वक्फ कानून के समर्थक कोई ये नहीं बता रहे हमारे पूर्वजों ने कितना दान किया। हैदराबाद वाले नवाब साहब कभी बताते ही नहीं कि उनके पूर्वजों ने कितने एकड़ जमीन दान किया। मदनी साहब नहीं बताने के लिए तैयार कि उनके पूर्वजों ने कितनी दान किया। बुखारी साहब नहीं बताने के लिए तैयार कि उनके पूर्वजों ने कितनी दान किया। आपके कर्नाटक में भी बहुत सारे वक्फ के समर्थक हैं, वो भी नहीं बता रहे कि उनके पूर्वजों ने कितना वक्फ किया। चलो पुराने वाले तो छोड़ दो, अगर 50,000 एकड़ से 40 लाख एकड़ हुई है पिछले 50-75 साल में,
तो ये ज़मीन किसी सक्षम आदमी की होगी ना। अजीज प्रेम जी उद्योगपति हैं, वो भी नहीं बता रहे उन्होंने कितना ज़मीन दान कर दिया। सलमान खान भी नहीं बता रहे, सैफ अली खान नहीं बता रहे, शाहरुख खान नहीं बता रहे। ये सब तो बड़े बड़े लोग हैं, हिमालय वाले फारूक साहब नहीं बता रहे। ये जितने बड़े उद्योगपति हैं इनको तो बताना चाहिए अगर इन्होंने कोई ज़मीन दान किया हो, ये भी नहीं बता रहे। जानते हैं ये ज़मीन बढ़ी कैसे? ये ग्राम समाज की ज़मीन है, ये ऊसर ज़मीन है, ये बंजर ज़मीन है, ये गोचर ज़मीन है, ये गरीबों का खेत है, ये नदियों के किनारे की ज़मीन है, ये पहाड़ियों के किनारे की ज़मीन है, ये हाईवे के किनारे की ज़मीन है, ये रेलवे के किनारे की ज़मीन है। सारी सरकारी संपत्तियों पे नोटिस लगा लगा के ये हमारा वक्फ का है, वक्फ का है, वक्फ का करते चले गए। कानून बन गया है लेकिन अभी ये परफेक्ट नहीं हुआ है। जब ये कानून बना तो मैंने ड्राफ्ट पढ़ा तो उसमें था भाई 44 अमेंडमेंट हो रहा है। आजाद भारत में आज तक किसी कानून में 44 बदलाव नहीं हुए थे, पहली बार वक्फ एक्ट में 44 अमेंडमेंट हुआ। लेकिन अभी वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट में नहीं आया। तो जब मैं जेपीसी के सामने गया तो मैं उनको 22 सुझाव और लेके गया था। हमने कहा 44 सरकार कर रही है, 22 और करना पड़ेगा तब ये मामला ठीक बनेगा। तो टोटल कितने बदलाव करने पड़ेंगे? 66। मैं आपसे पूछता हूं आम भाषा में, अगर आपके पहिए में, गाड़ी के पहिए में 66 पंचर हो जाए तो पंचर बनवाना चाहिए या टायर ट्यूब बदल देना चाहिए? जोर से बोलिए जरा, माताएं नहीं बोल रही हैं। अगर आपकी स्कूटी में 66 पंचर हो जाए तो आप पंचर बनवाओगी या पूरे पहिया बदल दोगी? पहिया बदल देगी। कॉमन सेंस की बात। इसलिए हमने नए कानून को फिर चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। पुराने वाले को चैलेंज किया था, 44 बदलाव हो गया, अभी हमने फिर से चैलेंज किया है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, माताएं बहुत देर से बैठी हैं, मैं समझ रहा हूं,